गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारी बात चल रही थी अंशों से संबंधित और पूर्वाधिकार अंशों से संबंधित। तो उसमें कल हमने अंश और स्टॉक से अंतर से के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं अंशों का निर्गमन, जो आप पहले भी कर चुके हैं। कितने प्रकार से होता है अंशों का निर्गमन? 3 प्रकार से। कौन कौन से? एक तो सममूल्य पर, दूसरा बट्टे पर और तीसरा प्रीमियम पर। सममूल्य यानी कि जो जैसे 10 रुपए रेट है तो 10 रुपए पर, बट्टा अगर 10% डिस्काउंट दे दिया तो 9 रुपए पर, और प्रीमियम अगर 10% प्रीमियम कर दिया तो 10 रुपए का 10% प्रीमियम 11 रुपए पर। यहाँ पे 10% बट्टे पर जो होगा, जैसे मान लीजिए अगर 10% कर दिया तो 10% का 10 रुपए का 10% 90 पे 100 पैसे हो गया, तो 9 रुपए पर उसका निर्गमन हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3 तरीके से निर्गमन होता है, सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर। अब बात आती है अंशों की याचना। अंशों पर याचना यानी कि इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों पर। एक होता है फोरफीचर यानी कि हरण पर, उसके बाद समर्पण पर, तो और एक ग्रहणाधिकार, लाइव्स जिसे हम बोलते हैं ग्रहणाधिकार। इन 4 तरीके से और होता है ना अंशों पर। और याचना आपको समझ आती है क्या? इंस्टॉलमेंट। और ये इंस्टॉलमेंट कब मांगी जाती है? आवंटन के पश्चात। ठीक है ना। तो पहले क्या होता है? एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट के बाद बकाया जो भी शेष राशि रहती है वो इंस्टॉलमेंट्स पर। और ये इंस्टॉलमेंट 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। उसने अपने 10 रुपए वाले शेयर्स को जैसे 2.5 रुपए एप्लीकेशन पर, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पर, और बकाया राशि वो 5 रुपए जो रह गई एक किस्त में भी मांग सकती है, और इसे 2 किस्तों में 2.5 रुपए के हिसाब से भी मांगा जा सकता है। और अंशों पर याचना यानी कि कंपनी के प्रत्येक अंश का एक अंकित मूल्य निर्धारित होता है, जो कंपनी द्वारा एक साथ मांगा जा सकता है। किंतु साधारणतः कंपनियां क्या करती है? सारी राशि एक साथ नहीं मांगती, अपितु उसे कुछ किस्तों में बांटकर मांगती है। जैसे कुछ हिस्सा एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट किस्त और कुछ सेकंड किस्त पर। ठीक है। संचालकों द्वारा ऐसी राशि को याचना की मांग भी कहते हैं। ठीक है। इसी संबंध में न्यायाधीश लिंडले ने कहा है कि याचना शब्द का आशय मुद्रा की मांग तथा मांगी गई क्या है? राशि से है या मांगी गई दरों से है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अंशों पर याचना से आशय ऐसी सूचना से है जिसमें कंपनी द्वारा अंशों के आवंटन के पश्चात कंपनी के जीवन काल में अंशधारी संपूर्ण तथा आंशिक अदत्त राशि का निश्चित समय में भुगतान करने हेतु उसे सूचित किया जाता है। उसे अंशों पर याचना कहते हैं। अब एक आपको और बात बता दूं कि जैसे एप्लीकेशन पर तो कंपनी तुरंत मांगती है जब आप आवेदन करते हैं। जब वो अलॉटमेंट की राशि मांगती है ना, तब आपको 30 दिन पूर्व सूचित करती है कि आपकी अलॉटमेंट की राशि जमा करवा दीजिए। ठीक है। और आपको यह भी कह रही थी कि आपको साथ में अलॉटमेंट होते ही अंश प्रमाण पत्र जारी कर देती है। और उसके बाद बकाया अगर कोई राशि रह जाती है तो पहली किस्त मांगती है, तो उसके लिए भी आपको 30 दिन का समय देती है।
और सेकंड किस्त मांगती है तो उसके लिए भी 30 दिन पूर्व आपको सूचित कर देती है कि आपकी क्या इंस्टॉलमेंट की राशि आ चुकी है, इसे तुरंत पेड अप कीजिए। और जब आप पूरी राशि चुका देते हैं, फुली पेड अप हो जाती है, जब फुली पेड अप होने के बाद आपको अगर डिमांड करते हैं तो आपको अंश अधिपत्र जारी कर दिया जाता है। और ज्यादातर लोग अंश प्रमाण पत्र ही लेते हैं, अंश अधिपत्र अपना अधिकार पत्र तब तक नहीं लेते। ये सिर्फ वही लेते हैं जिन्हें अपने अंशों को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रखना होता है, ठीक है। और लेकिन ये याचना जब मांगनी होती है, कंपनी जब याचना मांगती है तो किस तरीके से मांगती है, इसके कुछ वैधानिक प्रावधान है। तो सबसे पहले वो क्या करती है, इसके वैधानिक जो प्रावधान है किसके लिए, याचना मांगने के लिए, तो सबसे पहले संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पास किया जाता है। फिर उसके बाद याचना का समान आधार रखा जाता है। पहले तो प्रस्ताव पास होगा संचालक मंडल के साथ, फिर उसका याचना का समान आधार रखा जाएगा। मतलब ये नहीं कि किसी को तो कह दिया 15 दिन पूर्व, किसी को कह दिया 30 दिन पूर्व, किसी को कह दिया 2 दिन पूर्व ही, नहीं, सभी को समान समय दिया जाता है, चाहे किसी ने 5 शेयर लिए, चाहे किसी ने 500 शेयर्स लिए, ठीक है। उसके बाद कंपनी के हित से ही याचना की जाती है, ये देखा जाता है कि कंपनी को अधिकतम बेनिफिट हो, कंपनी के हितों को देखते हुए याचना की जाती है। फिर अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कंपनी ने आपसे एप्लीकेशन पर राशि मांग ली, ये तो नहीं ली, फिर अलॉटमेंट पर मांग ली, आधी राशि होगी। अब आधी राशि वो फर्स्ट किस्त और सेकंड किस्त 2 किस्त करना चाहती है, और आपको पहली किस्त की सूचना दे दी, और आपने क्या किया, सेकंड किस्त भी एडवांस में ही जमा करवा दी, तो अग्रिम याचना भी स्वीकार की जाती है। और अग्रिम याचना का भी क्या होता है, आपको मताधिकार होता है, ये आपके पास राइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अग्रिम याचना अगर कोई आप एडवांस राशि देते हैं तो उस पर आपको क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, लाभांश दिया जाता है। और कंपनी चाहे तो आपके अंश हस्तांतरण पर रोक भी लगा सकती है, आपको अंश ट्रांसफर करने के लिए रोका भी जा सकता है। और अंतर नियमों में व्यवस्था के अधीन याचना की जाएगी, किसके अंतर्गत, अंतर नियमों के अंतर्गत। और अंतर नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, कंपनी परिसर द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। हर कंपनी के अलग अलग अंतर नियम होते हैं, और अगर अंतर नियम नहीं बनाते तो क्या किया जाएगा, सारणी F के नियम लागू कर दिए जाएंगे। तो ये तो था अंशों पर याचना, निर्गमन याचना। अब बात आती है अंशों का हरण। यदि किसी अंशधारी द्वारा अपने कंपनी द्वारा जो मांगी गई याचना राशि है उसे नहीं चुकाया जाता, तो क्या कर लिया जाता है, कंपनी द्वारा उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है, अंशों का हरण कर लिया जाता है, जिसे हम फोरफिचर्स भी बोलते हैं, अंशों का हरण। अंशधारी द्वारा याचना राशि न चुकाने पर। अब ये हरण भी ये नहीं कि याचना राशि उसने चुकाई नहीं तो क्या कर दिया, उसके अंशों का हरण कर लिया, सीधा हरण नहीं किया जाता। आपको मैंने बताया कि पहली किस्त जब लेनी होती है तो उसको 30 दिन पूर्व सूचना देती है कंपनी, आपने वो 30 दिन के अंदर राशि नहीं चुकाई तो उसके बाद आपको 15 दिन का समय और दिया जाता है, ठीक है। 15 दिन का समय दे दिया, तब भी आपने पहली किस्त की राशि नहीं चुकाई, फिर आपको एक थर्ड फाइनल नोटिस भेजा जाता है, उसमें 3 दिन या 1 दिन का समय दिया जाता है कि आप ब्याज सहित अपनी प्रथम किस्त की राशि चुका दीजिए, अदरवाइज आपके शेयर्स का क्या कर लिया जाएगा, हरण कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से अंशों का हरण किया जाता है, और अंशों को हरण करने के बाद उन अंशों का पुनर्निर्गमन भी हो जाता है। पुनर्निर्गमन सममूल्य पर होता है, और पुराना अंश प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं,
अपना अंश प्रमाण पत्र नहीं देते, और नहीं देते तो उन शेयर्स को दोबारा पुनः निर्गमित करने के बाद नया अंश प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, और नया अंश प्रमाण पत्र जारी करके जो व्यक्ति खरीदता है उसका सदस्य रजिस्टर में नाम लिख दिया जाता है, और जो आपके पास पुराना अंश प्रमाण पत्र होता है उसका नोटिस भी निकाल दिया जाता है, प्लस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दी जाती है कि फलां सीरियल नंबर के जो शेयर्स हैं जो फलां व्यक्ति के नाम थे, यानी कि जो भी जिस व्यक्ति ने परचेज किए थे उसके शेयर्स जब्त कर लिए गए हैं, तो उसका प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से अंशों का हरण होता है। तो अंशों का जो हरण होता है, याचना का भुगतान नहीं करने पर संचालक मंडल द्वारा सूचना की जाती है, और सूचना में उसे आगामी तिथि का उल्लेख कर दिया जाता है, और उसके बाद संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा ही अंशों का हरण किया जाता है, और अंतर नियम के अनुसार एवं सत्यनिष्ठा के साथ उस व्यक्ति के अंशों का हरण कर दिया जाता है। अब बात आती है अंशों का समर्पण व हरण। कल हम अंशों का समर्पण और हरण में अंतर करेंगे, तब आपको दोनों चीजें पता लग जाएगी कि हरण क्या है, समर्पण क्या है। समर्पण की छोटी सी बात आपको बता दूं कि समर्पण स्व इच्छा से आप उन शेयर्स का क्या करना चाहते हैं, को छोड़ना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं, तो समर्पण हो गया। और हरण कंपनी द्वारा किया जाता है जब आप राशि नहीं चुकाते। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अंशों का समर्पण और हरण में बातचीत करेंगे, उनके डिफरेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू।